हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानुजल स्टडी में। आज हम हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से है। डॉक्टर रामचंद्र की तिवारी की पुस्तक में जो हिंदी का गद्य साहित्य दिया हुआ है वो पूरा कवर करता है। गद्य साहित्य आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य है उसमें पूरा कवर किया हुआ है और ये पुस्तक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इसमें बहुत अच्छी संख्या में प्रश्न भी बनते हैं। तो आज हम एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें ये पूरी पुस्तक हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ये श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी। तो इस श्रृंखला में ये पहली वीडियो है रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से, गद्य साहित्य से, जिसमें हम पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 13 तक को कवर करेंगे। और इसमें जो हमने वीडियो में जो तथ्य डाले हुए हैं वो फैक्चुअल जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं को लिया हुआ है। और इससे आपको ये सहायता मिलेगी कि जो 13 पन्नों को हमने कुछ पन्नों में ही कवर किया हुआ है और जो जो परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 1 से लेकर 13 तक जो बताया गया है वो सिर्फ हिंदी गद्य साहित्य कितने प्रकार से उपलब्ध था, हमारे इतिहास में हिंदी गद्य साहित्य किन किन रूपों में उपलब्ध था उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, शुरू करते हैं क्लास को। ये हिंदी साहित्य का जो हिंदी गद्य का जो स्वरूप और विकास हमें बताया हुआ है। सबसे पहले जो आप पेज नंबर 1 पे जाएंगे, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो वहाँ पर ये बताया गया है कि हिंदी गद्य का स्वरूप किस प्रकार से विकसित हुआ। तो और एक चीज़ देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, साहित्य मानव चेतना की अभिव्यक्ति है। अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए परीक्षा में कि साहित्य क्या है, तो साहित्य मानव चेतना की अभिव्यक्ति है, ऐसा रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में दिया हुआ है। साहित्य हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं सदी से प्राप्त होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कौन सी शताब्दी से प्राप्त होता है, तो आप क्या कहेंगे, 19वीं सदी से प्राप्त होता है। इसके पहले भी राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य की परंपराएं क्षीण मंद गति से चल रही थी। कौन कौन से गद्य पहले क्षीण गति से चल रही थी? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, ये 3 गद्य की जो परंपराएं हैं क्षीण और मंद गति से चल रही थी। हिंदी गद्य के उपयोग 3 रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। देखिए अभी आपने देखा कितने रूप देखे, 3 गद्य के कितने रूप देखे प्राचीन में? 3। एक राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, ये तीनों चल रही थी। लेकिन हिंदी गद्य के उपयोग में तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम पाया गया, यानी कि जो राजस्थानी गद्य है वो सबसे प्राचीन है। आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम गद्य कौन सा है, तो कौन सा है? राजस्थानी गद्य है। इसका सूत्रपात 10वीं सदी के आसपास माना जाता है। कितना कौन सी सदी के आसपास माना जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थानी गद्य का राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है, तो 10वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग अनुमानतः 1400 संवत के आसपास स्वीकार किया गया। देखिए अभी तक राजस्थानी की बात हो रही थी, राजस्थानी का प्रयोग जो है, सूत्रपात जो है 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग अनुमानतः 1400 संवत के, यानी कि सबसे पहले राजस्थानी गद्य आया, उसके बाद 1400 संवत में ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग स्वीकारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हर एक लाइन में आपको इसमें से प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। ध्यान से पढ़िएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको जरूर इससे लाभ होगा। और ये भी बताएंगे, जी हाँ देखिए ब्राउल वेल वाला जो ये है, ये प्रीवियस ईयर जो 2021 की परीक्षा हुई थी यूपी टीजीटी की, उसमें यहाँ से प्रश्न बना था। तो चलिए आगे देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग यूँ तो अमीर खुसरो संत कवियों तथा दक्षिणी हिंदी के कवियों में स्फुट रूप से बराबर होता रहा, किंतु उपलब्ध सामग्री के आधार पर खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ जो कि 1741 ईस्वी से ही प्रारंभ मानी जा सकती है। क्या मतलब?
खड़ी बोली का प्रयोग यूँ तो अमीर खुसरो संत कवियों तथा दक्षिणी हिंदी की कवियों में स्फुट रूप से बराबर होता रहा है। यानी कि हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग होता रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर ये जो स्फुट प्रयोग हुआ है ये उपलब्ध नहीं मिलेगा। तो अगर गद्य का स्फुट रूप में अगर मतलब जो प्रयोग हुआ है वो हमें नहीं मिला है। जो अगर देखें उपलब्ध सामग्री के आधार पर अगर देखा जाए गद्य का प्रारंभ, तो पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ जो कि 1741 ईस्वी के प्रारंभ से मानी जा सकती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। कब रची गई है? तो 1741 ईस्वी। और इससे एक तरीके से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ से। आपसे पूछा जाए कि राम प्रसाद निरंजनी कहाँ के रहने वाले थे? तो पटियाला के। चलिए, इससे हमारे चार पांच प्रश्न इस 4 लाइनों में कवर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी रचित एक प्रेम काव्य 11वीं शताब्दी रचित एक प्रेम काव्य। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। इसका पाठ शिलांकित है। इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णित है। इसमें गद्य का प्रयोग भी किया गया है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशीय है, किंतु इसमें पछाई और पूर्वी अपभ्रंश का भी संश्लेष है। अब आप देखिए, ये प्रश्न अगर जिसने भी 2021 टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम टीजीटी का दिया होगा उसको यह पता चल गया होगा कि ये प्रश्न परीक्षा में आया था। तो चलिए 1 मिनट। राउलवेल जो है वो इसमें से पूछा जा सकता है आपसे, जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। 11वीं शताब्दी रचित एक प्रेम काव्य है। राउलवेल किस प्रकार का काव्य है? यह एक प्रेम काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? प्रेम काव्य है। इसके रचयिता कौन है? रोड़ा कवि हैं। इसका पाठ शिलांकित है। हाँ, ये किस प्रकार की कृति है? ये शिलांकित कृति है। ऐसा ही प्रश्न बना था परीक्षा में। इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णित हैं। तो आपसे प्रश्न बना था कलचुरी वंश के किस सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णित हैं? तो ये कलचुरी वंश के, ठीक है। इसमें गद्य का भी प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? गद्य का भी प्रयोग किया है। इसकी भाषा मूलतः देशी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राउलवेल की भाषा मूलतः कैसी है, तो कैसी है? देशीय है, किंतु इसमें पछाई और पूर्वी अपभ्रंश का भी संश्लेष है। यानी कि पूर्ण रूप से तो मूलतः ये मध्य देशी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संश्लेष किसका मिलता है? पछाई और पूर्वी अपभ्रंश का भी आपको देखने को मिलता है। जी आगे चलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है ये किसकी है? ये दामोदर शर्मा की है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र की सभा पंडित यानी कि गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? इसमें से प्रश्न बन सकता है यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। और फिर पूछा जा सकता है कि इसकी रचना कहाँ के राजकुमारों को? तो गोविंद चंद्र की सभा के राजकुमारों को जो है तत्कालीन भाषा सिखाने के लिए की गई थी। चलिए इसके आगे फिर देखते हैं वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर यह ठाकुर ज्योतिश्वर द्वारा 14वीं शताब्दी में रचा गया। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करके प्रकाशित कराया। यद्यपि ये मैथिली गद्य की रचना है, किंतु इसमें प्रयुक्त शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि तत्कालीन गद्य कृतियों में तत्सम शब्दों के ग्रहण और प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। जो ये वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचा गया? इससे प्रश्न क्या क्या बनेंगे? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया? तो ठाकुर ज्योतिश्वर के द्वारा। कब रचा गया? 14वीं शताब्दी में। इसका ढांचा कैसा था? ये विश्व कोशात्मक ग्रंथ है और इसका सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करके इसको प्रकाशित कराया।
पूछा जाए वर्ण रत्नाकर ग्रंथ को किसके द्वारा संपादित किया गया, तो सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। आपसे पूछा जाए यदि हाँ ये ग्रंथ किस भाषा में था, तो ये मैथिली गद्य की रचना है। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है, ये विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। और इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, तो इसमें तत्सम शब्दों की ग्रहणता और प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, यानी कि तत्सम के शब्दों का इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे उस समय तत्सम शब्दों की ग्रहणता यानी कि प्रयोग उसका बढ़ रहा था। जी आगे चलते हैं। उसके बाद ये रचना आ जाती है हमारी कीर्तिलता। कीर्तिलता के बारे में देख लेते हैं। यह विद्यापति द्वारा रचित एक वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का कीर्तिगान किया है। निश्चय ही यह 14वीं शताब्दी में रचित है। इसमें बीच बीच में गद्य का भी प्रयोग मिलता है, यानी कि किया गया है। यह विद्यापति द्वारा रचित है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या बन जाएगा कि कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं, तो कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। ये किस प्रकार का काव्य है, कीर्तिलता किस प्रकार का काव्य है, तो ये वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें विद्यापति ने अपने आश्रयदाता, इसमें कीर्तिलता में विद्यापति ने अपने किस आश्रयदाता की कीर्ति का गान किया है, तो कीर्ति सिंह का कीर्ति का गान किया है। और ये रचना कब में प्रकाशित हुई या फिर कब लिखी गई, तो यह 14वीं शताब्दी में रचित है। और इसमें बीच बीच में गद्य का भी प्रयोग मिलता है। ये सारे फैक्ट एक एक लाइन आपके लिए एक एक प्रश्न बन सकती है। तो फिर आगे पढ़ते हैं। राजस्थानी गद्य जो है, अब आगे राजस्थानी गद्य के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी से ही हो गया था। इसका स्वरूप अपेक्षाकृत प्रौढ़ था और इसमें दान पत्र, पट्टे, परवाने, जैनियों का धार्मिक उपदेश, राजनीति, गणित, इतिहास, काव्यशास्त्र आदि विभिन्न विषय उपलब्ध होते हैं। अब इसमें से क्या क्या प्रश्न बनेगा आपसे। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से हुआ, 10वीं शताब्दी। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है, 10वीं शताब्दी से माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैनियों के धार्मिक उपदेश, राजनीति, गणित, इतिहास, काव्य शास्त्र आदि विभिन्न विषय किस गद्य के इतिहास में आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है जैनियों के धार्मिक उपदेश, राजनीति, गणित, इतिहास और काव्य शास्त्र आदि विभिन्न विषय उपलब्ध होते हैं किस गद्य में, राजस्थानी गद्य या फिर राजस्थानी गद्य, ब्रज भाषा गद्य या फिर खड़ी बोली हिंदी, किस में मिलते हैं। तो आपको उत्तर क्या बताना होगा कि राजस्थानी गद्य में हमें उपलब्ध मिलते हैं 10वीं शताब्दी। अगर इसके साथ ये भी जोड़ दिया जाए कि 10वीं शताब्दी में कौन सा ऐसा गद्य है जिसमें आपको जैनियों के धार्मिक उपदेश, राजनीतिक, गणित, इतिहास, काव्यशास्त्र आदि के विभिन्न विषय उपलब्ध मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, राजस्थानी गद्य। जी आगे चलते हैं। ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप शुक्ल जी के अनुमान के आधार पर संवत 1778 से 1343 तक ही उपलब्ध होता है। अगर हम देखें कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तो 1778 से संवत 1778 से संवत 1343 तक, संवत 1478 से संवत 1343 तक ही उपलब्ध होता है। इस गद्य का प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेशों में किया। ठीक है, ब्रजभाषा का प्रयोग किसने किया, ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेशों में किया। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत गद्य उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप मतलब कैसे माना, तो पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत माना। किसके अंतर्गत, पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत माना। आगे चलकर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी
कृत श्रृंगार रसमंडन तथा विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता आदि कृतियों में प्रयुक्त गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्रचलित रूप माना है। देखिए यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं आपसे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था? गोसाई विट्ठलनाथ। और श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? तो गोसाई विट्ठलनाथ जी की। आपसे पूछा जा सकता है विट्ठलनाथ के पुत्र का क्या नाम था? तो विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम गोकुलनाथ था। आपसे पूछा जा सकता है विट्ठलनाथ के पुत्र जो थे गोकुलनाथ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उनकी 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर? आप बताएंगे कि इसके लेखक जो हैं वो गोकुलनाथ जी हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस भाषा में लिखा था? तो आप क्या बताएंगे कि यह रचनाएं ब्रजभाषा गद्य के रूप में थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके अभी तक तो हो गए होंगे, कम से कम 50 प्रश्न से ज़्यादा हो गए होंगे, मात्र कुछ ही मतलब 2 ही 3 जो वो है पेज है उसी में। चलिए आगे, ब्रजभाषा गद्य की लिखी हुई टीकाएं अनेक हैं। देखिए अब देख लेते हैं ब्रजभाषा गद्य में कौन कौन सी टीकाएं लिखी है, जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को हम देखेंगे। इनमें से हरिचरण दास कृत बिहारी सतसई की टीका। देखिए हरिचरण दास कृत बिहारी सतसई की टीका जो कि 1777 ईस्वी, और कवि प्रिया की टीका 1778 ईस्वी। अयोध्या के महंत राधाचरण कृत रामायण सटीक जो कि 1784 से 1787 ईस्वी। श्री असनी के ठाकुर द्वितीय की कृत देवनंदिनी टीका नाम से प्रसिद्ध है। बिहारी सतसई की टीका 1804 ईस्वी, और जानकी प्रसाद कृत रामचंद्रिका की टीका 1815 ईस्वी प्रसिद्ध है। इन टीकाओं की भाषा परिष्कृत नहीं है। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि बिहारी सतसई की टीका हरिचरण दास कृत कौन सी है? तो बिहारी सतसई टीका 1777 में उन्होंने की। कवि प्रिया टीका किसकी है? अयोध्या सिंह के महंत राधाचरण की, ठीक है, रामायण सटीक और कवि प्रिया की टीका, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी है 1815 ईस्वी में, तो किसने लिखी है? जानकी प्रसाद ने लिखी है रामचंद्रिका, जो कि केशवदास की 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका रची थी ना, वही। जी चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट। आगे है दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य। अभी तक हमने कौन कौन सा गद्य देखा? अभी तक हमने ब्रजभाषा गद्य देखा, राजस्थानी गद्य देखा। अब हम देखेंगे दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य। देखिए दक्षिणी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। प्रारंभिक काल जो कि 1300 से 1400 ईस्वी है, और मध्यकाल जो कि 1491 से 1687 ईस्वी है, और उत्तरकाल जो कि 1687 से 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, अब इसको ठीक कर देते हैं। जी हाँ, इस तरीके से देखिए दक्षिणी का खड़ी बोली का गद्य जो है प्रारंभिक काल 1300 से 1400 ईस्वी है, और मध्यकाल जो है वो है 1491 से 1687 ईस्वी, और उत्तरकाल ये गलत लिखा हुआ है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। उत्तरकाल जो हमारा था वो कब से था? 1688 से 1850, को लिख लीजिएगा 1850, 1688 से 1850। दक्षिणी गद्य के प्रारंभिक काल के सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद राज जो कि 1318 से 1422 ईस्वी है इनका समय। इनकी प्रसिद्ध कृति मेराजुल आस्किन दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है, और इनकी जो शिकारनामा और तिलावत उल वजूद इनकी 2 अन्य छोटी रचनाएं भी हैं। आपको ये को मिल जाएगी अन्य पुस्तकों में,
लेकिन शिकारनामा और तिलावत उल वजूद ये सब पुस्तकों में आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दक्षिणी गद्य के विकास के, जी अभी पहले इसको देख लेते हैं, इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य, इसमें से पूछा जा सकता है आपसे कि दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो कब से कब तक माना जाता है, 1300 से 1400 ईस्वी। और पूछ लिया मध्यकाल, तो मध्यकाल 1491 से 1687 ईस्वी। और उत्तरकाल 1688 से 1850 ईस्वी। और आपसे प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्राज की, इनमें से ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सी रचना इनकी है। ठीक है, तो आप बता देंगे कि मेराजुल आस्कीन, मेराजुल आस्कीन। और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न आराम से बन सकता है। तो दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक किसको माना जाता है, मेराजुल आस्कीन को। किसको माना जाता है, मेराजुल आस्कीन को। और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, शिकारनामा और तिलावत उल वजूद ये किसकी रचनाएं हैं। तो ये किसकी रचनाएं हैं, आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्राज की ये दोनों रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये तो प्रारंभिक काल की बात हुई। अब दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य का दूसरा चरण देखते हैं। दक्षिणी गद्य के विकास के दूसरे चरण में मुल्ला वजही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि मुल्ला वजही किस चरण में, प्रारंभिक काल में या फिर मध्यकाल में। तो ये मध्यकाल में मुल्ला वजही जो उल्लेखनीय हैं किस काल में है, तो ये मध्यकाल में उल्लेखनीय है। इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं जो जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। वजही की प्रख्यात गद्य कृति सबरस है जो कि 1635 ईस्वी में, इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है, शैली में व्यक्त किया गया है। हाँ ये गलत है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, किया गया है। ठीक है, वजही की प्रख्यात गद्य कृति जो वजही हैं मुल्ला वजही, इनकी गद्य कृति क्या है, सबरस है। समय क्या है इसका, 1635 ईस्वी। और इसमें क्या है, सबरस में क्या है, सबरस में है तवस्सुफ के सिद्धांतों का प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। अगला देखते हैं, सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब आपसे पूछे उर्दू गद्य साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है, सबरस। कौन सी मानी जाती है, सबरस। जी अगला है बिंदु, दक्षिणी गद्य के विकास के तीसरे चरण में अनेक गद्य लेखकों ने अपनी रचनाओं द्वारा वजही की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी कि सबसे पहले दूसरे चरण में वजही उल्लेखनीय थे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो उन्हीं को ही फॉलो किया किसने, तीसरे चरण के गद्य के लेखकों ने। किसको, वजही की परंपरा को आगे बढ़ाया। और इस युग में एक प्रसिद्ध लेखक सैयद हुसैन अली खां हैं। किसमें, जो ये तीसरा चरण है इसमें प्रसिद्ध लेखक कौन है, सैयद हुसैन अली खां, जो जिनका समय 1838 ईस्वी में चार दरवेश की फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। देखिए पहले में कौन थे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, पहले में आपने देखा, एक मिनट अभी बताते हैं, पहले में थे ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्राज, ठीक है, और दूसरे चरण में कौन थे, मुल्ला वजही। तो इसी प्रकार तीसरे चरण में जो लेखक सैयद हुसैन अली खान हैं, ये इन्होंने कौन सी रचना रची कि चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में इन्होंने अनुवाद किया। ये चार दरवेश फारसी की रचना थी, इसका इन्होंने दक्षिणी भाषा में फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। सैयद हुसैन अली हैदराबाद के निवासी थे, यह फारसी के अच्छे जानकार थे। चार दरवेश का अनुवाद इन्होंने अपने पुत्रों के लिए किया। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें फैक्ट आपको हर जगह नहीं उपलब्ध मिलेंगी, जो कि रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में देखने को मिलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि चार दरवेश का किस भाषा में किया गया, आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया। और सैयद हुसैन अली कहाँ के निवासी थे, तो सैयद हुसैन अली हैदराबाद के निवासी थे, ठीक है।
और फिर उसके बाद यह फ़ारसी के अच्छे जानकार थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सैयद हुसैन अली किस भाषा के अच्छे जानकार थे, तो 3-4 भाषाएं दे दी जाएगी, तो उसमें सही उत्तर क्या होगा, फ़ारसी के अच्छे जानकार थे। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सैयद हुसैन अली ने ये जो अनुवाद किया चार दरवेश का फ़ारसी से दक्षिणी में, ये किसके लिए किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए किया, तो ये अपने पुत्रों के लिए किया। इसी प्रकार से प्रश्न जो हैं पुस्तक के बीच में से पूछा जाता है, प्रमाणिक पुस्तकों के बीच में से, और हमें लगता है कि जो पेपर था पता नहीं कहाँ से बनाया गया था ना, तो क्योंकि हम उस पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़ते नहीं, इसी कारण से। तो आप परेशान ना हो, हम आचार्य रामचंद्र तिवारी को पूरा कवर करेंगे अगर आप सबका सहयोग रहा तो। चलिए आगे देखते हैं। इसके पूर्व मीर हुसैन अता तहसीन 1775 ईस्वी और अम्मन 1801 ईस्वी उर्दू गद्य में इस कहानी का अनुवाद कर चुके थे। यह दोनों लेखक उत्तर भारत के थे। अब देखिए इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे कि मीर हुसैन अता तहसीन का समय क्या था, 1775 ईस्वी, और अम्मन का समय क्या था, 1801 ईस्वी। उर्दू गद्य में इस कहानी का अनुवाद कर चुके थे। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है जिसकी इन्होंने अनुवाद किया चार दरवेश, जो कि सैयद हुसैन अली खान ने जो अनुवाद किया उसकी बात हो रही है। चार दरवेश जो है एक कहानी है, क्या है, हाँ ये भी पूछा जा सकता है, चार दरवेश क्या है, चार दरवेश एक उर्दू गद्य में इसका इन्होंने अनुवाद पहले ही कर दिया था। किसने, मीर हुसैन अता तहसीन और अम्मन ने। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये चार दरवेश किस प्रकार की रचना है, तो ये कहानी है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि अमीर हुसैन अता तहसीन और अम्मन ने जो है इसका अम्मन, इनके बाद किसने इसका अनुवाद किया। चार दरवेश का अनुवाद मीर हुसैन अता तहसीन और अम्मन के बाद किसने किया, तो सैयद हुसैन अली ने किया, जो कि हैदराबाद के निवासी थे। आप सब देख रहे होंगे इसमें एक एक लाइनों में कोई भी फालतू की चीज़ नहीं, हर एक लाइन एक प्रश्न बना रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी श्रृंखला में आपको अगली वीडियो जो मिलेगी वो 14 पेज नंबर से आगे की रहेगी। अभी ये 1 से लेकर 13 पन्ने तक के जितने प्रश्न इसमें से संभावित बन सकते थे उसको सभी को मैंने कवर किया। एक भी प्रश्न मेरे हिसाब से तो नहीं छूटते हैं। अगर आपके पास रामचंद्र तिवारी की पुस्तक नहीं है तब भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरीके से सभी पूरी बुक को कवर करूँगी और सारे तथ्य आपको उपलब्ध कराती रहूँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।